मोहित ने कल कुछ सवाल पूछे थे, तो उससे मुझे आज का टॉपिक डिस्कस करने के लिए इंस्पिरेशन मिली है। आज का टॉपिक है लव, प्यार, मोहब्बत, शादी। और हम लोगों ने उसके लिए नया वर्ड भी निकाला है, विथ लव। लेकिन यहाँ पर विथ जो है वो डब्लू नहीं है, VITH है। शायद ऐसे ही शब्द बनते होंगे, बिकॉज मुझे लगा कि विथ एक ने। और ये जो VITH है, इसका फुल फॉर्म है वेग इनर थिंग्स। आपके अंदर जो अजीबो गरीब चीजें होती हैं जिसको आप समझ नहीं पाते, उसको बोलते हैं वेग। जब रिम्पी मुझे पहली बार मिली, जो हमारी जिंदगी का प्यार है, तो सच बताते हैं हमारे मन में प्यार आया ही नहीं था। उस लड़की को देखकर मुझे खाली लगा था ये शरीफ लड़की है और इसके ऊपर मैं नजर कभी नहीं डालूंगा। उसके पहले जितनी लड़कियों के ऊपर मैं नजर डाला था, वो सब के साथ मुझे प्यार व्यार की भावना आती थी। कल वो मुझसे पूछ रहे थे भाई साहब की, सर मुझे लड़की पटाने का मन करता है, आप अगर मुझे बोल दें, अलाउ कर दें, तब मैं आराम से करूं। मैंने पूछा क्यों लड़की पटाना चाहते हो? तो सर कूल है, आजकल गर्लफ्रेंड होना कूल है। एक दिन मैंने कहीं बोल दिया होगा उनको, मेरी तो बहुत ढेर सारी गर्लफ्रेंड होगी। कूल भी एक शब्द है, इसका हिंदी वर्जन खोजना पड़ेगा। कूल, हाँ ऑब्वियसली कूल मतलब आप मार्केट में आपकी वैल्यू आपको लगता है ज्यादा है, रियलिटी में उतनी ज्यादा होती नहीं, बट आपको लगता है। तो उनको लग रहा है कि लड़की को पटाना चाहिए ताकि आप मार्केट में कूल लगे। ये खतरनाक है। ये ऐसा ही है कि आपको शहद चाहिए और मधुमक्खी के छत्ते में आप हाथ डाल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा सौदा है। कल बताया था ना मैंने, मेरे भाई साहब ने क्या किया था। वो जो डॉक्टर बागीश थे, बिल बना के दे दिया था उन्होंने। याद है, एक लड़की से उनका अफेयर हुआ, 6 महीने बाद जब ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने बिल बना के दिया, अगर नहीं दोगे तो तुम्हें रोड पर खींच घसीटूंगा। दिस हैपन्स व्हेन हम लव बहुत शॉर्ट टर्म करते हैं। जब हम प्यार करते हैं और सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं करते, खाली प्यार करते हैं, तब हमको लगता है कि वो हमारी प्रॉपर्टी है। जैसे राम जी की शादी जिनसे होने वाली है, परसों नरसों उनकी कुछ किसी बात पे उन्होंने फोन किया, राम जी ने नहीं उठाया फोन, बिजी थे। तो अगले दिन नाराज हो गई सीता, उसने फोन नहीं किया। फिर राम जी भी बोले मैं भी फोन नहीं करूंगा, अब वही करे, चाहे 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए। तो हम लोग कल बैठ के खाना खा रहे थे, मैंने कहा राम जी बताए हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, और दीदी को मैं आज भी जब फोन करता हूँ रिम्पी को, तो मैं बोलता हूँ रिम्पी आपके पास 5 मिनट है, बात कर लें, आप बिजी तो नहीं है? क्योंकि मैं जानता हूं कि वो एक इंडिविजुअल है जिसका अपना टाइम है, और हो सकता है कुछ जरूरी काम कर रहा हो। कल याद है आप हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तब तक से फोन आया और रिम्पी ने बताना शुरू कर दिया अपनी कहानी। फिर मैंने कहा रिम्पी 2 मिनट जाओ, लेक्चर चल रहा है बाद में। तो उन्होंने कहा सॉरी सॉरी। हम लोग आज भी अगर सामने वाले की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं तो सॉरी बोलते हैं, और अगर उससे बात करनी हो फोन पे, इवन वैसे भी, तो हम लोग परमिशन मांगते हैं। ये सभ्यता भी है, रिस्पेक्ट भी है। तो प्यार क्यों क्यों करना चाहिए? प्यार इसलिए करना चाहिए ताकि आप की लाइफ थोड़ी सी रिच हो सके। आप एक आदमी के साथ लाइफ में जीना सीख सकें। हम लोग इस लायक है नहीं कि हम किसी के साथ जी सकें। परिवार में माँ बाप की मजबूरी होती है, उन्होंने बेचारों ने पैदा किया है तो खिलाना पड़ेगा। भाई बहन की मजबूरी होती है। राम जी कहते थे आदमी माँ तो दूसरी पा सकता है, बाप भी दूसरा पा सकता है, भाई सगा नहीं दूसरा पा सकता, सौतेला पा सकता है ना, तो वो भी मजबूरी है, आप लाते नहीं। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसके साथ आप रहें और इस तरह से रहें कि उसकी लाइफ में आप न्यूसेंस न बने। तो सबसे पहली कंडीशन प्यार की या शादी की है कि आप उसके मित्र बने। तो वो मुझसे बोलता है अरे सर मैंने गलत कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? तो मैंने तो प्रपोज किया था वो लड़की को, उसने कहा मुझे तुमसे अफेयर नहीं करना है, फ्रेंडशिप करनी है तो बताओ। तो मैंने तो मना कर दिया, मुझे फ्रेंडशिप नहीं करनी। मैंने कहा उसने तुम्हें चाबी दी थी, तुमने चाबी उठा के फेंक दी। फ्रेंडशिप ही तो रास्ता है किसी से अफेयर करने का। अगर आपने एक बंदे के साथ या एक बंदी के साथ 2 3 4 महीने 6 महीने ईमानदार फ्रेंड हो सके, तो वो अफेयर बन सकता है। लेकिन यूजुअली लोग चाहते हैं कि नहीं, मुर्गी पकड़ें, उसको काटें और खा जाएं।
ऐसा होता है। अफेयर माने मुर्गी पकड़ना, काटना और खा जाना, दोनों लोग। लड़की चाहती है फटाफट से रिचार्ज कराऊं अपना फोन। आज की परिवेश में, पुराने जमाने में भी जो राजा महाराजा थे वो भी थे। दोनों चीजें हैं। मैं देखिए, जिसको हम प्रेम बोल रहे हैं, हम लोग जब उसको विशुद्ध प्रेम बोलते हैं तो बड़ा मुझे घबराहट होती है, क्योंकि मार्केट में आजकल विशुद्ध प्रेम का है नहीं, लेकिन आपके घर, इसी घर में है। डॉक्टर आशीष शुक्ला और डॉक्टर एमपी कोशिश कर रहे हैं कि विशुद्ध प्रेम करें, लेकिन वो विशुद्ध प्रेम जो हम लोग कर रहे हैं वो उसी अशुद्ध प्रेम का रिजल्ट है जो आज से 15 साल पहले मैंने किया था। अगर वो अशुद्ध प्रेम नहीं होता तो आज ये विशुद्ध प्रेम नहीं होता। इसलिए जब हम कभी प्रेम की बात करते हैं तो हम लोग ये ना माने कि सर हम तो असली वाला प्रेम करेंगे। अभी रुके। हम जब प्रेम की बात करते हैं तो वो है क्या? वो प्रेम, दो लोग खड़े हैं आपस में और सामने वाले को देखकर मेरे अंदर में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, और उसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग प्रेम का नाम देते हैं, चाहे विशुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। हम कितना भी कहें कि नहीं मैं तुम्हारे लिए अनकंडीशनल लव करता हूं। एक भाई साहब हैं, मुझसे कहते हैं सर असली प्यार तो खाली कुत्ते से कर सकते हैं आप। क्यों? कुत्ता आपको अनकंडीशनल प्यार करता है, वो आपके लिए पीछे पूंछ हिलाता रहेगा हमेशा। इसको, जिसको विशुद्ध प्रेम आप बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में बहुत लोग अनकंडीशनल लव कहते हैं। मुझे भी बड़ा भ्रम था कि दुनिया में अनकंडीशनल लव है, लेकिन दुनिया में अनकंडीशनल लव नहीं है। इवन भगवान अनकंडीशनल लव नहीं करता, गुरु भी अनकंडीशनल लव नहीं करता, वो भी कंडीशनल लव करता है। कृष्ण जी कहते हैं जो मेरे को भक्ति करेगा उसके लिए मैं भगवान हूं, और जो मेरी भक्ति नहीं करेगा उसके लिए तो मैं हूं ही। तो उनके लिए बाएं हाथ से, एक के लिए दाएं हाथ से। अगर आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो आपको भगवान के दर्शन होंगे, आपको ज्ञान मिलेगा। तो ये कंडीशनल लव नहीं है। अनकंडीशनल लव एक एक्सट्रीम है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, वो एक प्योरिटी है माइंड की जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। वो इस तरह की चीज रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करती जब तक हम फिजिकल बॉडी में हैं। फिजिकल बॉडी किस चीज की बनी है? टिश्यूज की बनी है। और टिश्यूज में क्या है? प्रोटीन्स हैं, केमिकल्स हैं, आरएनए है, डीएनए है, ये सब केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री आप नहीं बदल सकते, हम नहीं बदल सकते। अगर मैं आपको देखता हूं और मेरे मन में केवल गुस्से की भावना आती है तो मैं उसको कैसे बदलूंगा? वो केमिस्ट्री है। अगर मैं अपने आप को बोलूं भी ना, मैं आपको माफ करता हूं, माफ करता हूं, माफ करता हूं, माफ करता हूं, तब भी गुस्से में दांत पीस पीस के बोल रहा हूं माफ करता हूं। इसलिए विशुद्ध प्रेम से खास तौर से डरे हम। मैं बचपन में एक बार ऐसा हुआ कि मेरे एक बहुत बहुत नजदीकी एक लेडी थी, और उनके बारे में मुझे बहुत अच्छा अच्छा ख्याल था कि शी इज अ वेरी गुड लेडी। और जब मुझे पहली बार पता चला कि उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो मैंने उनके लिए इतनी घृणापूर्वक, हेट्रेड से भरी डायरी लिखी थी कि मैं आज भी अपने आप को माफ नहीं कर पाता उसी के। लेकिन उसके बाद मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा, और वो शौक था उस लेडी का पति। उनको पता था कि उनकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, लेकिन उस बंदे ने कभी भी जिक्र ही नहीं किया कि उसकी वाइफ का इस तरह का अफेयर चल रहा है। ऐसे उड़ती फिरती बातों में कहा कि यार होगा ऐसे, लोग झूठ बोलते हैं। ही न्यू इट। तो मैं कहूंगा यार उसका प्यार तो मुझसे ज्यादा ही विशुद्ध है। तो प्यार किस लिए करना चाहिए, या प्यार कैसा करना चाहिए जहां पर आप सामने वाले के साथ एक फ्रेंडलीनेस, दोस्ती का संबंध रख सकें। ओनरशिप नहीं होनी चाहिए प्यार में कि मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें मेरे लिए काम करना चाहिए, या वैसे वर्सा। कहीं पर भी शुड भी नहीं होना चाहिए। शुड भी मतलब ऐसा होना चाहिए दो संबंधों में। बहुत पुराने जमाने में मैंने पढ़ा था कि शादियां ऐसी होती थी, गंधर्व विवाह, कि सूरज को रोशनी मान करके मैं कहता हूं कि आज से हम दोनों पति पत्नी, बस रहते थे साथ में। कोई वो नहीं था। जैसे हमारे कोर्ट मैरिज होते हैं ना, वैसे थे। और तलाक भी बड़े आसान थे। तलाक ऐसे थे कि अगर औरत को लगता है किसी और आदमी के लिए उसको मन में भाव आ गया तो छोड़ के चली गई। काफी सालों तक चला है इंडिया में, इट वॉज वेरी इवॉल्व्ड। फिर एक ऋषि आए, बचपन में उनकी मां ऐसी छोड़ के उनको चली गई थी, तो उनको बड़ा हर्ट हुआ। तब उन्होंने चालू किया द मैरिज, कि ऐसा कुछ करें कि लोगों को लगे
ईकेआई इफेक्ट। ईकेआई इफेक्ट मतलब IKEA नहीं, हमारा बायस है एक, संक कॉस्ट फैलेसी। जब पति पत्नी 7 बार ऐसा घूमेंगे और 300-400 बाराती इधर से आएंगे, 200 बाराती यहां से आएंगे, रात भर जगाया जाएगा और मंगल सूत्र पहनाया जाएगा, तब दोनों को लगेगा कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। फिर कसम भी दिलाई जाएगी। अब तो खैर संस्कृत में होती, समझ में नहीं आता। और मैंने रिम्पी के साथ तो 8 फेरे ले लिए थे, गिनती भूल गए थे पंडित जी हमारे। बाद में रिम्पी गिन रही थी, लेकिन तो आशु 8 फेरे ले लिए हैं, अगले जन्म का पक्का हो गया है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है यार, होप सो। बट रिम्पी के आने से मुझे प्यार के बारे में बहुत चीज समझ में आई है। एक तो ये समझ में आया है कि आशीष भाई, मेरे को बहुत पहले ओवर कॉन्फिडेंस था। जब मैं बचपन में था, 10th करा था, तो हमारी एक भाभी नई नई शादी करके आई, तो उनके पति थोड़ा भैया है हमारे, वो थोड़े अकड़ू टाइप के थे वो। तो जब भी जाते थे अपनी वाइफ को डांटते वाटते थे। और हम लोग छोटे छोटे देवर टाइप के थे। छोटे देवर बड़े भाभियों को बड़े लाड़े होते हैं। तो जब भी मुझसे बोलती थी आशीष भैया पानी ले आना, तो खट से पानी ले आता था। बाकी देवर घमंडी थे, मैं थोड़ा शरीफ। तो बड़े खुश होती थी, बोलती हैं आशीष तुम्हारी जब शादी होगी ना, तुम्हारी वाइफ बहुत खुश रहेगी। लेकिन ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि एक टाइम मेरे लाइफ में ऐसा था जहां पर मैंने बहुत बेकार लव लाइफ जिया है। जो लड़की मेरे साथ एसोसिएटेड थी, वो खाली भगवान से प्रार्थना करती थी ऐसा आदमी हट जाए मेरी जिंदगी से। उसमें मैं अभी शेयर करूंगा। बट फिर जब रिम्पी आई मेरी लाइफ में, तब मुझे ये क्लियर हुआ कि आशीष भाई, आप परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट लवर होते नहीं हैं। आपको उसके लिए ट्रेनिंग करनी होती है। जैसे एक पौधा लगाते हैं और पौधा धीमे धीमे पेड़ बनता है, तो धीमे धीमे आप अपने आप को ट्रेन करेंगे। और वो ट्रेनिंग क्या है? अगर आपकी वजह से आपकी वाइफ की आंखों में आंसू आ रहा है किसी कारण से, तो इसका मतलब आप कहीं पर, आपकी कोई बात, आपकी कोई इमोशन उनकी आंखों में गड़ गया और उसकी वजह से आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो उनको प्यार से बात करिए, और लॉन्ग टर्म में उसके लिए आप 3 स्टेप करिए। लॉन्ग टर्म में 3 स्टेप क्यों करेंगे? जब आप 3 स्टेप करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग गहरी होगी। ब्रीदिंग गहरी होगी तो आपके इमोशंस बहुत स्टेबल और काम होंगे। और काम और इमोशन वाले लोग बहुत अच्छे प्रेमी होते हैं। वी आर नॉट कंप्लीट प्रोडक्ट्स। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि देखने में ठीक हूं, कपड़े भी साफ सुथरा पहनता हूं, तो कोई भी लड़की मेरे लिए मरेगी। सलमान खान की भी शादी नहीं हो रही बेचारे की। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट अ परफेक्ट प्रोडक्ट। आपको काम करना पड़ता है एक बंदे के साथ खुशी खुशी रहने के लिए। थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ते हैं जिनके लिए जे फेरिच कैंसर का ट्रीटमेंट खोजा था और अंदर से बहुत सख्त थे। तभी उन्होंने बच्चों की पैर पकड़ पकड़ के उसमें सुइयां लगा देते थे ना, कैंसर का ट्रीटमेंट खोजा था। उनकी प्यार की जिंदगी, आज आखिरी चैप्टर उन्हीं को डेडिकेटेड है। When J. Ferrich was doing his medical training, he met a nurse named Haroldine Cunningham. एक नर्स से मिले जब वो कॉलेज में थे, उसका नाम था हैरोल्डीन कनिंगम। He asked her out on a date. उन्होंने डेट पर जाने के लिए कहा। डेट अंग्रेज लोग होते हैं, तो मैंने भी डिसाइड किया रिम्पी के साथ एक दिन डेट जाऊंगा। वैसे हम लोगों ने एक दिन वीडियो देखा तो बहुत अच्छा लगा, डेट पर जाएंगे। एंड डेट मतलब लड़का लड़की पहली बार जब प्रपोज करते हैं ना, उसके पहले बोलते हैं शाम को चलते हैं, चाय या कॉफी पी के आते हैं, टाइम स्पेंड करके आते हैं। उसको अंग्रेज लोग डेट बोलते हैं। शोले पिक्चर में बोलता है जब अंग्रेज लोग मरते हैं तो उसको सुसाइड बोलते हैं। ऐसे अंग्रेज लोग जब साथ में जाते हैं कहीं चाय कॉफी पीने के लिए, लड़का लड़की, तो अब हमारे यहाँ भी इंडिया में भी कल्चर आ गया है डेट। यहाँ नहीं आता, बॉम्बे दिल्ली वगैरह में करते हैं। आप लोग गए कभी डेट पर? आप भी नहीं गए? अरे कैसे गांव के लोग यार डेट पर नहीं जाते। खैर मैं भी आज तक डेट पर नहीं गया हूं। तो उसने क्या कहा होगा जब डेट पर जाने के लिए कहा इसने? डॉक्टर जे फ्रेडिच ने नर्स को कहा डेट पर जाने के लिए। डॉक्टर कहेगा नर्स तो क्या कहेगी नर्स? हाँ कहेगी, लेकिन शी सेड नो। क्यों कहा उसने नो? ऑल द यंग डॉक्टर्स वर प्रेटी एग्रेसिव। बोलते जितने भी नए नए डॉक्टर्स आते हैं यंग, बहुत एग्रेसिव होते थे। एग्रेसिव मतलब जोशीले, सीधे आए। उनको लगता है नर्सेस तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। मुझे याद आ रहा है एक दिन मैं और रिम्पी एक हॉस्पिटल में जॉब करते थे। मेरी ड्यूटी थी नीचे कार्डियक आईसीयू में।
सब मरीज उसमें मरे पड़े होते हैं, बेहोश। मैं बगल के कमरे में, डॉक्टर्स रूम था, वहां पर सोने की तैयारी कर रहा था। रिम्पी ऊपर 3rd फ्लोर पे, हमारा कमरा, हम वही रहते थे हॉस्पिटल में। एक नर्स आई मेरे पास कमरे में आधी रात को 12 बजे। सर, मैंने कहा यस सर, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने कहा बताइए। सर, मैं आपसे एक बार गले मिलके आपको किस करना चाहती हूँ। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मैं वो आशीष शुक्ला था, लेकिन अब वो वाला नहीं था, मैं जेनोगा आशीष शुक्ला था। रिम्पी के बाद वो जेनोगा आशीष शुक्ला हो गया था। पहले मैंने 2-3 मिनट उसको देखा, फिर मैंने कहा ऐसा बेटा, अभी नहीं, तुम सुबह वहां कमरे में आओ, तब मैं तुम्हें हक करूंगा और किस करूंगा। बोलती मतलब? मैंने कहा बेटा, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ अगर परमिशन नहीं देती है तो मैं किसी को हक और किस नहीं कर सकता हूँ, खाली अपने बच्चे को कर सकता हूँ बस। तो तुम या तो मेरी छोटी बच्ची बन जाओ, बहन बन जाओ। लेकिन उस एंगल से तो तुम आई नहीं हो बेचारी, रात को आई हो तो किसी और एंगल से आई हो। तुम बेचारी रोते रोते चली गई वहां से। मुझे भी बड़ा खराब लगा। बाद में कुछ मेरे दोस्त थे, बोलते अरे पागल है तुमने, मौके का फायदा नहीं उठाया तुमने। फिर रिम्पी ने बुलाया उसको बेचारी को। तो रिम्पी ने क्या किया होगा, रिम्पी भी जेनोगा वाइफ है, उसने उसको बुलाया। बेचारी रोते रोते आई, बैठी, बोलती बेटा ऐसा मत करना, सर तो थोड़े बहुत शरीफ शराफ हैं, नहीं तो लोग तुम्हारा फायदा उठाते, जाओ ध्यान से रहना, ऐसे उसको समझाया। तो ये जो है, उस लड़की ने, नर्स ने क्या बोला, नो। ऑल द यंग डॉक्टर्स वर प्रिटी एग्रेसिव। वही एग्रेसिव डॉक्टर्स हैं जो बोलते हैं मौके का फायदा उठाते। शी रिमेंबर्स, उसको याद है, ही हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग वेरी आउटस्पोकन। और ये बंदा तो आउटस्पोकन था। आउटस्पोकन मतलब बेंच तोड़ देता था लोहे के, अरे शीशे के। ही कॉल्ड अ कपल ऑफ टाइम्स एंड आई डिडंट गो। बोलती है 2-3 बार उसने मुझे फोन किया, लेकिन मैं जाती नहीं थी उसके पास। बट वन वीकेंड, वीकेंड मतलब सैटरडे संडे को, कनिंघम वेंट टू विजिट हर एंट इन अ सबर्ब आउटसाइड ऑफ शिकागो। सबर्ब मतलब शहर के बाहर का जो एरिया है, गांव में, अपने आंट से मिलने गई थी शिकागो के। एंड द फोन रैंग, और उसका फोन आया। ये भी एक इसमें लेसन है, मैं आपको बताऊंगा। इट वॉज फ्रेरिच, उसका फोन आया फ्रेरिच का। ही हैड टेकन द ट्रेन आउट फ्रॉम शिकागो एंड वॉज कॉलिंग फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन। वो भी लखीमपुर से चली गई उस नर्स, लखनऊ, या लखनऊ से लखीमपुर आई, तो ट्रेन पकड़ के लखीमपुर आ चुके, और ट्रेन स्टेशन से उसको फोन किया। बोलते हैं ही सेड आई एम हियर। शी रिमेंबर्स ही वॉज वेरी परसिस्टेंट। क्या था वो, बहुत परसिस्टेंट था, लगा हुआ था। दिस वॉज द अर्ली 1950s। ये वो जमाना था जो 1950s था। दे हैव बीन मैरिड एवर सिंस। उनकी शादी तब से हो गई। लव मैरिज में एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक कुंजी है। रिम्पी से जब मैंने कहा शादी करेंगे, तो रिम्पी ने कहा पापा नहीं मानेंगे। तो फिर अगला स्टेप होता है कि भाग लेंगे यार, भाग जाएंगे शादी करके। तो रिम्पी कह रहा मुझे भागना नहीं है, मैं पापा के साथ रहना चाहती हूँ, मम्मी को छोड़ना नहीं चाहती। तो मैंने कहा मेरे पास एक चारा है, हम लोग शादी करके दरवाजे के बाहर बैठे रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब तक माँ बाप हमको घर के अंदर नहीं बुलाते, उनको मनाते रहेंगे। तब रिम्पी ने कहा हाँ, तब हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, क्योंकि उसको लगा मैं क्या हूं, परसिस्टेंट। तो आपको परसिस्टेंट होना पड़ेगा। आज अब एक हम चीज हमने और सीखी कि आपका काम हो गया तो किस्मत, और काम नहीं हुआ तो पेशेंस। पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा किसी काम को। फ्रेडिच's वाइफ इज एज स्मॉल एज फ्रेडिच इज एनॉर्मस। जितना बड़ा फ्रेडिच है, उसकी वाइफ उतनी छोटी सी है। अ टाइनी वुमन विथ अ डीप एंड ऑब्वियस रिजर्वॉयर ऑफ स्ट्रेंथ। छोटी सी औरत है, टाइनी, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है। आई सी दम, टाइनी मतलब छोटी सी एकदम, स्मॉल टाइनी, TINY टाइनी। तो बोलती है आई सी द मैन, मैं इस आदमी को देखती हूं, एंड आई सी हिज नीड्स, और उसकी जरूरतें क्या है मैं समझती हूं। शी सेड he would come home from the hospital late at night from the blood and the suffering and she would be there। बोलता है जब वो खून और सफरिंग के साथ दिन भर डील करके घर पे आता था, तब मैं उसके लिए वहां होती थी। जे बोलते हैं she is the first person who ever loved me। वो पहली औरत है जिसने मुझे प्यार किया है। फ्रेडिच said simply she is my angel from heaven। वो भगवान के यहां से आई हुई मेरी एंजल है, दूत, भगवान देव की दूत है। शी फाउंड मी, उसने मुझे पाया। आई थिंक शी डिटेक्टेड समथिंग इन मी दैट कुड बी नरिश्ड। उसको मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज मिली जिसको नरिश कर सकते हैं। इतना सख्त आदमी, उसके अंदर नरिश, जानते हैं क्या होता है?
इसको आप बेसिकली कोई बीज जिसके ऊपर आप पानी डाले तो बढ़ सके। पत्थर में क्या बीज होगा? ये इतना सख्त आदमी था तो बोलता है मेरे अंदर उसको कुछ ऐसा चीज मिला जिसको वो नरिश कर सकती थी। उसी का नाम रखा है मैंने वेग इनर थिंग्स, अंदर में कोई ऐसी चीज जो नरिश हो सके। आई डिफर टू हर इन ऑल थिंग्स, बोलता है मैं उससे पूरी तरह से अलग हूं हर चीज में। शी कीप्स मी गोइंग एवरी डे, और वो मुझे हर रोज कराती है, काम कराती है, जिंदा रखती है, चलाती है। हैरोलिन कैसे बड़ी हुई? हैरोलिन ग्रू अप पुअर एज वेल, वो भी गरीब थी। हर फैमिली लिव्ड इन अ टाइनी अपार्टमेंट आउटसाइड शिकागो, उसकी परिवार शिकागो के बाहर छोटा सा एक घर में रहता था। शी वॉज 12, शी ट्राइड अ बाथरूम डोर, 12 साल की थी और उसने क्या ट्राई किया? बाथरूम का दरवाजा। आइए प्लीज प्लीज प्लीज। उसने, बता रहा हूं, वो 12 साल की थी और उसने बाथरूम का दरवाजा ट्राई किया, मेरे ख्याल से खोलने का ट्राई किया, एंड कुडंट गेट इन, लेकिन अंदर घुस नहीं पाई, दरवाजा अंदर नहीं जा पाई। माई मदर हैड लॉक्ड द डोर, मेरी माँ ने अंदर से दरवाजा लॉक कर रखा था। शी सेड आई गॉट द नेबर फ्रॉम द डाउन स्टेयर्स, मैंने पड़ोसियों को बुलाया नीचे से, हु वॉज द लैंडलॉर्ड, जो कि हमारा किराएदार था, मकान मालिक था। ही ओपन द विंडो एंड गॉट इन, उसने दरवाजा विंडो खोला और अंदर घुसा। वी कॉल्ड द हॉस्पिटल, फिर हमने हॉस्पिटल को फोन किया। शी डाइड देयर, वो मर गई। You really don't really know when you are 12 or 13 year old what was going on. तब साफ साफ पता नहीं था मुझे क्या चल रहा था उस समय। But I knew that she was unhappy. मुझे पता था कि मेरी माँ क्या थी? अनहैप्पी थी। My father was away of course. बोले मेरे पिताजी हमेशा बाहर रहते थे। He was not a terrific father. बहुत अच्छे फादर नहीं थे। देखिए, ध्यान देखिए यहां पर, ये औरत, इसका बचपन ऐसे परिवार में गुजरा है, इसका बाप अच्छा नहीं है, इसकी मां डिप्रेशन में थी, लेकिन ये बहुत अच्छी वाइफ बनी। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। हम ये नहीं कह सकते कि हम बचपन में चोर के घर में पैदा हुए तो हम चोर बनेंगे। ये रिमोट मिस हुआ। रिमोट मिस इस तरह से हुआ कि ये निकल करके आ सकी उसमें से। नियर मिस तब होता जब ये भी खराब बन जाती। और पहला, सबसे पहला क्या था? डायरेक्ट हिट वो होता कि ये बच्ची बेचारी प्रोस्टिट्यूट बन जाती या मर जाती। और नियर मिस ये होता कि ये भी उसी की तरह बन जाती। डायरेक्ट हिट जैसा ही रिजल्ट। रिमोट मिस ये है कि वो वैसी बिल्कुल नहीं बनी, बहुत अच्छी बनी, सीख लिया उसने। यस। बोलती है, शी सैट ऑन द चेयर इन हर हस्बैंड्स ऑफिस, दिस वुमन हु carved an island of calm out of the turbulence of her husband's life. ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा सेंटेंस है। बोलती है चेयर पे बैठी थी अपने हस्बैंड के ऑफिस में। द वुमन हु कार्व्ड एन आइलैंड ऑफ काम आउट ऑफ टर्बुलेंस ऑफ हर हस्बैंड्स लाइफ, उसके हस्बैंड की लाइफ क्या थी? टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मतलब होता है डिस्टर्बेंस। वो आदमी भी अक्खड़ प्लस कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसकी जिंदगी पूरी डिस्टर्बेंस थी। लेकिन उसकी डिस्टर्बेंस में भी उसने कार्व किया। कार्व मतलब इसलिए ऐसे नक्काशी की, तराशा उसको। और क्या तराशा? एन आइलैंड ऑफ काम, एक आइलैंड बनाया उसके चारों तरफ जिसमें वो शांत महसूस कर सके। उसकी डिस्टर्ब लाइफ में एक उसने आइलैंड बना दिया शांति का। यू हैव टू रियलाइज ऑफ कोर्स दैट लव डजंट ऑलवेज सेव पीपल यू वांट टू सेव। आपको जानना होगा कि प्यार हमेशा, आप जिन लोगों को तुम बचाना चाहते हो उसको बचा नहीं पाता। सम बॉडी आस्क्ड मी वंस, वरंट यू एंग्री? किसी ने मुझसे पूछा, क्या तुम गुस्सा नहीं आता था इस आदमी के साथ रह करके? एंड आई सेड नो, आई वॉजंट। मैंने, आई अंडरस्टूड हर मिजरी। अब मैं यहां पर कंफ्यूज हो गया था। बहुत देर तक मैंने इसके मतलब खोजा कि कौन बोल रहा है। ये वो बोल रही हैं मिसेस हैरोल्डीन, या बिकॉज हर बोला है ना, तो ये शायद इनके हस्बैंड से पूछा गया तो बोलते तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता है कभी? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे उसकी जरूरत है, पता है। देयर आर थिंग्स दैट आइदर बिल्ड यू अप और पुट यू डाउन। कुछ चीजें ऐसी हैं लाइफ में जो आपको बना सकती हैं या खत्म कर सकती हैं। जे एंड आई हैव दैट इन कॉमन, और हम दोनों में वो चीज कॉमन है। हस्बैंड वाइफ में फ्रेंडशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अलावा बाकी सब अनइंपॉर्टेंट है। उपनिषदों में कहा गया है, एक आशीर्वाद है कि अंततः
पति को कहा जाता है कि तुम पत्नी के बाप और बेटे बन सको, और पत्नियों को कहा जाता है कि तुम वाइस वर्सा अपने पति की बेटी और मां बन सको। तो खाली फ्रेंड ही है जो मल्टीपल रोल प्ले कर सकता है, वाइफ नहीं रोल प्ले कर सकती। वाइफ के अंदर जेलसी आएगी, लेकिन एक फ्रेंड है जो आपको मल्टीपल रोल प्ले कर सकती है। और उसमें भी खाली फ्रेंड में भी कभी कभी शिप आ जाती है, फ्रेंडशिप। मतलब तुम मेरे दोस्त, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, नहीं, फ्रेंडलीनेस होना चाहिए कि जब सामने वाला बिजी है, सामने वाले के अंदर वो इमोशंस नहीं आ रहे हैं जो आप चाहते हैं उससे इस समय, तो उस समय आप उससे दूर हो जाएं, उसको स्पेस दे दें। स्पेस देना खाली उसी को आएगा जो खुद शांत रहता हो। क्योंकि जब गुस्सा आता है, रात को आप आएंगे और आपको अपनी वाइफ चाहिए बिस्तर पे, तब वो बेचारी वाइफ को क्या स्पेस। लेकिन उस कंडीशन में अगर आप फ्रेंड हैं तो आपकी वाइफ आपको बोल सकती है, प्लीज आज डिस्टर्ब करो मत करो, मैं आज थकी हुई हूं। तो इस तरह का रिलेशनशिप जहां पर आपके लाइफ पार्टनर आपको मना कर सके। हम लोगों ने कहा है, हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को, हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कभी भी तुम मुझे छोड़ दोगी, ताकि मैं डरूं और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूं, और वाइस वर्सा। शादी हमने की है लेकिन वो खाली पेरेंट्स के लिए। वैसे हम लोगों की लिव इन रिलेशनशिप है, वो कभी भी हमको छोड़ सकती हैं, कभी भी मैं उनको छोड़ सकता हूं। इसलिए रोज मुझे उनके लायक अपने आप को बनाना होगा। तो शादी जो है वो एक दिन का खेल नहीं है। मैंने आज इन लोगों को बताया कि आपकी वजह से आज मैं लेक्चर डिजाइन कर रहा हूं कि लव अफेयर शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। कल हम लोग का डिस्कशन हो रहा था ना प्यार के ऊपर, इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म। और शादी या प्यार जब आप करना चाहते हैं किसी से, तो आप प्लान करिए एक लंबी फ्रेंडशिप के लिए। अगर एक लंबी फ्रेंडशिप आप चला सकें, जैसे अगर मैं किंजल मैम के पास जा रहा हूं तो मैं खाली ये सोच के जा रहा हूं कि एक अच्छी औरत के साथ मैं लंबी फ्रेंडशिप कर सकूंगा और उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूंगा। और उससे भी पहले रिम्पी के साथ जब मैंने शादी की तो मैंने यही सोचा कि एक लंबी फ्रेंडशिप हो, और हर फ्रेंडशिप का आपको बाउंड्री डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए मैं जब अब लोगों से बात करता हूं तो मैं बोलता हूं लेट्स मेक अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बाउंड्रीज डिसाइड करता है। तो प्यार की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? दोस्ती एंड स्पेस। वो हमारे पिछले जनरेशन में नहीं दे पाते थे। माँ बाप गरीब थे बेचारे, 2-2 3-3 बच्चे हो जाते थे, परेशान होते थे। लेकिन आज की डेट में हम लोग कर सकते हैं इसको। आज नौकरियां बहुत हैं, सुविधाएं हैं। अब जो जनरेशन आ रही है, कहते हैं दलाई लामा कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बना रहे हो ना अमेरिका में, इंग्लैंड में, इटली में, लोग खाली डिप्रेशन में जाके वहां से कूद के अपनी जान ही देंगे। क्योंकि घर में खूब जगह हो और अंदर जगह ना हो, तब फ्रस्ट्रेशन आता है। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ वर्दी फॉर योर लाइफ पार्टनर। और जाना भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डरपोक होते हैं। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने 50-55 साल की शादी हो गई, नहीं किया। बोलते नहीं नहीं, अब एक बार प्यार कर लिया उसके बाद हम नहीं करेंगे। देवदास, उसको मैं बोलता हूं देवदास सिंड्रोम। सिंड्रोम हम लोग के डॉक्टर्स में सिंड्रोम वर्ड होता है एक मल्टीपल बीमारियों का एक समूह। डाउन सिंड्रोम है, जैसे बच्चों को बीमारी होती है। तो वो ये है कि हम भैया उनसे प्यार करते थे, उनके बाद खाली डिप्रेशन में जा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तब क्या तुम अपनी लाइफ भी तुम खराब कर रहे हो? तो मैरिज करना भी है और खोजना है कि किसके लिए मैं एक लायक बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या फ्रेंड बन सकता हूं। छोटी सी चीज और मैं बताना चाहता हूं इसमें। एक लड़की ने मुझसे पूछा फेसबुक पे, सर वो लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसका तो रियल ट्रू लव, जो विशुद्ध प्रेम की बात कर रहे थे ना आप, उसका ट्रू लव है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ दिया है बेचारा। मैं उसकी फ्रेंड हूं, लेकिन अब दिक्कत हो गई ये कि जब वो मुझे फोन नहीं करता तो मुझे रुलाई आती है। मुझे उसकी आदत पड़ गई फोन की। और जब मैं उसको बोलती हूँ प्लीज मुझे फोन करो, तो बोलता है चुप रहो, तो मुझे परेशान मत करो, हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मैं क्या करूं? ना हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और अब मैं उसके लिए फील भी करती हूं। और जब मैं उसको बोलती हूँ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तो बोलता है बस प्यार तो मैं खाली उसी लड़की से करता हूं। तो करूं क्या? मैंने उसको बोला कि उसको बोलो कि भूत बनना छोड़े। भूत है वो। क्यों? जो लड़की उसको छोड़ चुकी है उसके ऊपर भूत बन के मंडरा रहा है। उसने छोड़ दिया इसको। बताती है कि 2 साल पुरानी अफेयर हो चुकी है, 2 साल पहले छोड़ चुकी वो लड़की,
2 साल में उसने इसको छोड़ दिया है, ये महाराज उसको अभी भी भूत की तरह अपने दिमाग में घुमाए फिरे हैं। ये चालाकी है बेसिकली। चालाकी इस तरह से है कि आप अब अफेयर करना चाहते हैं लेकिन बिना किसी जिम्मेदारी के, घंटों घंटों लड़की से बात करेंगे, नई लड़की से, फ्रेंडशिप के नाम पे। जब आपको जरूरत होगी बात करेंगे, वो बोलती है, जब उसको जरूरत होती है मैं उससे घंटों घंटों बात करती हूं, लेकिन जब मुझे बात करना होता है तो बोलता है वी आर नॉट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। जब मैं बोलती हूँ ठीक है चलो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, तो बोलेंगे मैं तो खाली उसी से प्यार करता हूं बस, और किसी को उस जगह दे ही नहीं सकता। तो ये देवदास सिंड्रोम उसको है। तो बोलती फिर करूं क्या मैंने कहा साफ साफ बोलो कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, अगर तुम मुझसे बात करते हो फोन पे तो बात करो, नहीं तो कल से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। जयराम जी की करो उसको। फ्रेंडशिप एंड लव इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। खाली शौक के लिए चलो यार एक चक्कर काट के आते हैं मोटरसाइकिल की। पहली बार जब मोटरसाइकिल पे बैठेंगे आप, राजदूत मैंने चलाई थी, टांग में मोच आ गई थी जब वो गिरी थी तो। और इतनी तेज मोच आती है ना प्यार में कि 1-2 दिन नहीं। मुझे याद है क्लास 6th में था मैं, और सामने एक लड़की थी, उसको प्यार हो गया मुझे उससे, उसको नहीं हुआ था मुझसे प्यार। फिर उसकी मम्मी के यहाँ गलती, ट्यूशन मम्मी ने भेज दिया मुझे पढ़ने के लिए। मैंने कहा अरे भगवान, मैंने जो मांगा वही मुराद पूरी हुई, और दिन भर ट्यूशन पढ़ते थे उसके यहाँ बैठ करके। अगले महीने उसका ट्रांसफर हो गया बेचारे पापा का। फिर छोटा वाला भाई मेरा सुनता बोलता नहीं है, बोलता है तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों टपक रहे हैं? 1.5-2 महीने तक मेरे आंखों से आंसू टपके थे। हाँ 6th में। प्यार में मेच्योरिटी, वो तो केमिकल रिएक्शन है। प्यार मतलब केमिकल रिएक्शन। आपके सामने ऑपोजिट सेक्स का कोई आता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप जानबूझ के नहीं करते हैं वो तो एस सेंटर से गेम चालू हो जाता है। सेक्स का जो एक्चुअली एक्सपीरियंस चालू होता है दैट कम्स फ्रॉम द एज ऑफ 1। यस, बिकॉज यू हैव द ऑर्गन्स। इट इज नॉट just development of love, it is a reaction which starts playing in the body.